अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुजदार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप दोस्तों को लादी गैंग की हिस्ट्री के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं वो जानना चाह रहे हैं कि इस लादी गैंग की क्या हिस्ट्री है, ये गैंग किस तरह बनी, क्यों बनी और इस गैंग की इसके ऊपर कितने मुकदमात हैं, पहला मुकदमा इनके ऊपर क्या दर्ज हुआ। तो बात इतनी पुरानी नहीं है। 2008 में इस गैंग के खिलाफ पहला मुकदमा बकरी चोरी का दर्ज हुआ था। उसके बाद 2008-9 में दर्जनों मुकदमात में मतलूब अब्बास जरवार, जो कि उस वक़्त थाना कोट मुबारक की हवालात में बंद था, तो वहाँ पर अब्बास जरवार को रातों रात उस हवालात की छत को तोड़कर उसको वहाँ से निकाला गया। और इस पूरी साजिश में बहुत सारे पुलिस एहलकार भी इन्वॉल्व थे, जिनमें से कुछ को तो वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ ना कोई तहकीक हुई, ना कोई तहकीकात सामने आई और ना हुई उन्हें कोई सजा दी गई। अलबत्ता अब्बास जरवार यहाँ से फरार होने के बाद जाकर इन्हीं लादी गैंग के कैंपों में जा पहुंचा। अब्बास जरवार के वहां पहुंचते ही दीगर इश्तिहारी मुजरमान, जिनमें अजीज जरवार और इसके साथ साथ उमर ईरानी भी वहां पर जा पहुंचा। इन्होंने वहां पर कैंपिंग की। कुछ अरसा कैंपिंग के दौरान आप कह सकते हैं कि वही दिन जो है वो लादी गैंग के लिए टर्न आउट साबित हुए और ये बाकायदा गैंग की शक्ल इख्तियार कर गई। उमर ईरानी तो आजकल अगवा के केस में जेल में बंद है, जबकि अजीज जरवार, जिनके ऊपर 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, वो भी आजकल इश्तिहारी है। जबकि अब्बास जरवार बाद में 2011 में तकरीबन एक मुकाबले में मारा गया था। ये वो दिन थे जब इस गैंग के, आप कह सकते हैं कि इस गैंग के जो हालात थे वो चोरी के मुकदमात से या चोरी की वारदातों से ये लोग डकैती की वारदातों की तरफ कन्वर्ट हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर कलाशन कोफ उठाकर शहरों में डकैतियों की वारदातें की और इसके साथ साथ इनकी जाती दुश्मनियां भी चलती रहीं। पुलिस ने इनकी जाती दुश्मनी का फायदा उठाते हुए वहां के मकामी लोगों को तो इनके मुकाबले में खड़ा किया, लेकिन मकामी लोग, आप कह सकते हैं कि वो कमजोर होने की वजह से इनकी ताकत का मुकाबला ना कर सके। इसके बाद 2015 में डीपीओ मुबश्शिर मैकन ने इस गैंग के लिए आम माफी का ऐलान किया था, लेकिन इस गैंग के ऊपर जो मुकदमात थे वो खत्म ना किए गए ऑफिशियली तौर पर। जिसके बाद इस गैंग ने, आप कह सकते हैं कि एक तरह की वारदातें करना छोड़ दी थी। अलबत्ता इनके ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज थे। 2018 में मोहम्मद लादी को, जब वो इस गैंग का सरगना था, उनको कत्ल किया गया था। तौसा शरीफ में एक मुकाबले में मार दिया गया। उसके बाद ये गैंग जो है दोबारा एग्रेसिव होकर सामने आई। 2018 में मोहम्मद लादी की हलाकत के बाद अब्दुल मजीद लादी, जो कि मोहम्मद लादी का बेटा था, वो इस गैंग का सरबराह के तौर पर सामने आया। 2020 में अब्दुल मजीद लादी को, जो कि 3-4 माह कबल वो जिंदानी ग्रुप के साथ एक मुकाबले में जख्मी हुआ था, उस मुकाबले में जख्मी होने के बाद वो ठीक तो हुआ, अलबत्ता उसकी बीवी ने उसके खरबूजे में आप कह सकते हैं कि जहर मिलाकर उसे कत्ल किया। बाद में मजीद लादी के भाई ने अपना जो ससुर था उसको कत्ल किया और उसको इस साजिश का जिम्मेदार करार दिया था। और उसके बाद मोहम्मद लादी को जिस तरह मारा गया, उस साजिश केस में भी उन्होंने, जिस बंदे ने साजिश की थी वो भी उसका ससुर था, उसको भी उन्होंने बाद में कत्ल किया। 2020 में गैंग के 2 अफराद, जिसमें अब्दुल मजीद लादी और उसके बाद शबीर लादी, दोनों पुलिस मुकाबलों में जब मारे गए, तो उसके बाद ये लादी गैंग जो है ये एक तरह से खत्म हो गया। लादी गैंग के खत्म होने के बाद खुदाबख्श चक्रानी ने इस गैंग को चक्रानी गैंग में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसमें जो अक्सर लड़के थे वो चक्रानी कबाइल के थे और इसका आप कह सकते हैं कि जो मास्टर माइंड था वो उसके पीछे उसका चचा मूसा चक्रानी था। ये गैंग जिस तरह मैंने आपको कहा है कि 2008 में वजूद में आया था, 2008 में वजूद में आने के बाद जब ये गैंग आप कह सकते हैं कि एक ताकत बनकर उभरी,
جب اس سے پولیس بھی خوفزدہ ہونے لگی، جب یہ سیمنٹ فیکٹری کے گاڑیوں کو، ان کی ملازمین کی گاڑیوں کو روک کر وہاں پر ڈکیتی کرتے تھے، جب ان کی ٹرانسمیشن لائن کو اکھاڑتے تھے، تو وہاں کے جو مقامی سردار ہیں اور وہاں کا جو بی ایم پی کے جو اہلکار ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تھانے کے جو سب کچھ ہیں، وہاں پر دفعیدار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیمنٹ فیکٹری سے فائدے حاصل کرنا شروع کر دیے اور اس گینگ کو اپنے مقاصد کی خاطر استعمال کرتے رہے۔ سرداروں کا جو کام تھا وہ یہ تھا، ایک تو گینگ کے نام پر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے رہے، کیونکہ جس سے بھی سرداروں کو مسئلہ ہوتا تو وہ اس گینگ کے بندوں سے جا کر ان کی نہ صرف مار پیٹ کرواتے بلکہ ان کے ہاتھوں ان کو اٹھاتے یا ان کی ڈکیتی کرواتے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرداروں کی انوالومنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان سرداروں نے سیمنٹ فیکٹری سے، جس طرح میں نے بات کی کہ ٹھیکے لینا شروع کیے، اور سیمنٹ فیکٹری سے جو انہوں نے ٹھیکے لیے، اس کے بدلے میں ان سرداروں کو، جو آپ کہہ سکتے ہیں ان سرداروں کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ لادی گینگ سے سیمنٹ فیکٹری کو تحفظ دلانا تھا۔ اس کے بعد سرداروں نے نہ صرف خود وہاں سے بھتہ لینا شروع کیا بلکہ لادی گینگ کو بھی اس کا جو حصہ تھا وہ ملتا رہا۔ اب یہ گینگ جو ہے، اس کے اوپر آج 2021 چل رہا ہے، اس گینگ کے اوپر ضلع بھر کے تھانوں میں 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ان 100 سے زائد مقدمات میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت گینگ کو چلانے والا جو سرغنہ ہے وہ خدا بخش چکرانی ہے، اور خدا بخش چکرانی کے اپنے اوپر خالی 40 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ اور یہ اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود اس گینگ کے خلاف کبھی بھی کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ آپ خود جان سکتے ہیں، لیکن اس گینگ کے جو نام ہے وہ ملکی سطح پر اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ایک شخص کو سر عام نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان کاٹے گئے، اور اس کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ خودی لادی اس سے پہلے گرفتار بھی ہوا، کب گرفتار ہوا ان کو ایک الگ ویڈیو میں بتاتا ہوں، لیکن اس وقت اس گینگ کا ایک ممبر جو ہے جس کا نام ابراہیم لادی ہے وہ جیل میں بند ہے اور اس کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ جو ہی کوئی نئی معلومات اس گینگ کے حوالے سے آتی رہے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔